सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज प्रोग्राम में मैं सबसे पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगना चाहता हूं हाथ जोड़कर, और मैं बहुत दुखी हूं। आज तमाम दिन यकीन करें इस कर्ब में गुजरा है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि कानून मौजूद है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती नहीं की जा सकती, और ये कानून कोई आज का नहीं है, ये कई दिहाइयों से ये कानून मौजूद है। लेकिन जिस तरह से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती की गई, कानून में लिखा है कि वहाँ पर इस तरह से सियासी नारेबाजी नहीं हो सकती, वो सब कुछ हुआ। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखिए कि वो जंगला फलांग कर कैप्टन सफदर साहब आगे जाते हैं, मरीम नवाज साहब भी आगे जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कानून की, सिर्फ इसलिए कि वो बरतानी मुकीम वाइस रॉय मियाँ नवाज शरीफ के दामाद आज़म हैं, दामाद आला हैं। इस वजह से उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। फिर वहाँ पर नारे लगाए गए, अजीब अजीब तावीलें पेश की गई कि जी ये इमरान खान भी आए थे और वो भी ये थे। ना तो उस वक्त इमरान खान ने नारे लगवाए, अगर कुछ उस वक्त हुआ था तब भी इस तरह से FIR होनी चाहिए थी, किसी ने भी कुछ किया है क्या? आज के बाद आप सबको इस तरह से बेहुरमती की इजाज़त दे देंगे? मौलाना साहब फरमा रहे थे कि जी ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हमारी हुर्मत पर हमला किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, बाबा कौम, उनकी कोई हुर्मत नहीं, उनके मज़ार की कोई हुर्मत नहीं। उस कानून का क्या करें, उसको कहाँ ले जाएं? कब तक इस कौम के साथ ये होता रहेगा? कब तक हम ये जो ताकतवर हैं उनको इजाज़त देते रहेंगे कि वो कानून को अपने पैरों तले रोंदते रहें? अब सफदर साहब की ज़मानत भी हो गई है। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही, क्या खुदा न खास्ता इसका मतलब ये है कि अब हर किसी को इजाज़त है कि वो इस तरह जंगल फलांग के अंदर जाएगा, हुल्लड़बाजी करेगा, वहाँ पर नारे लगवाएगा और ये इस तरह बाजू हवा में लहराएगा, ये सब कुछ करेगा? यही सिर्फ इनके लिए था। और फिर देखिए कि किस तरह, मुझे बताएं उस हुकूमत का जवाब क्या रह जाता है? उस हुकूमत का जवाब क्या रह जाता है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, बाबा कौम, उनको मानते हैं सब, और उनके मज़ार की अगर हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी हुर्मत की हिफाजत नहीं कर सकते और उस कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो क्या फ़ायदा उस हुकूमत का? फिर आप और मैं, हमारी इज्जतें फिर महफूज नहीं रहेंगी। वो हुकूमत फिर हमारी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर सकती बाहर बैठे वॉइस रॉयों से। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आज अगर ये कौम के बाप के साथ ये किया जा रहा है, बाबा कौम के साथ ये हो रहा है, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हमारे साथ कोई कुछ भी कर दे, कुछ भी कर जाए, तो कोई नहीं पूछ सकता। मेरे साथ वज़ीर दाखिला जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब हैं, असद खलल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एजाजुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। एजाज शाह साहब, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे लाज नहीं मिल रहे, मैं क्या कहूँ, किस तरह से कंडेम करूँ? और फिर जिस तरह से ये बहस छिड़ी जा रही है, कौन सही कौन गलत, एक नजर आ रहा है, सबने देखा, ये वो मजीद अचकज़ई साहब वाला मामला नजर आता है मुझे कि दिन दिहाड़े वो पुलिस वाले को रोंद कर चले जाते हैं, सबूत नहीं मिलते। यहाँ सब देख रहे हैं कि क्या हुआ, कानून में लिखा है कि नहीं हो सकता, उसके बाद तावीलें पेश की जा रही हैं कि जी ये कैसे, आपने जुर्रत कैसे हुई कि जी सफदर साहब को गिरफ्तार किया जाए, मरीम साहिबा के खामंद हैं वो। तो ये अब पहले तो PDM के जलसों में कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद की जा रही थी, हमले किए जा रहे थे। अब कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मलबा भी मैं देख रहा हूँ कि कोशिश की जा रही है कि जी उन्हीं पर डाला जाए कि जी ये वो कोई ज़बरदस्ती हुई थी, IG साहब अगवा हो गए थे और उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया ये पर्चा, और अजीब और गरीब रेंजर्स पर इल्ज़ाम कि जिनको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? देखिए सर, PDM के जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है अपनी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, और वो तो आपके सामने है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कैप्टन सफदर साहब ने कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर किया है, उसमें सिक्योरिटी इदारों का क्या ताल्लुक है? वो आए, अपनी बेगम के साथ गए, दुआ पढ़ी, बहुत अच्छा किया, लेकिन कायद-ए-आज़म के मज़ार की एक सेंटिटी है। क्या ये भी इदारों ने कहा था कि उधर वो नारे लगाने शुरू कर दे? जो केयर टेकर है ना इनका मज़ार का, इनके मज़ार के एक ऑर्डिनेंस के तहत इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप देखें कि उन्होंने उसकी वायलेशन की है या नहीं की। अकॉर्डिंग टू दैट रूल 71, उसमें आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी उस मज़ार पर नहीं कर सकते। ये भी इदारों ने कराई है, उन्होंने जो नारे लगाए हैं और जो ये किया है। और मुझे लोगों ने, हर पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म के लिए कोई दिल में
जगह है, हर बंदे के पास दिल में जगह है। वरना जो मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा है अभी, अगर कायदे आजम ये मुल्क ना बनाते हमारे साथ भी वही कुछ होना था। बिल्कुल सही। मुझे 100 लोगों ने रिंग किया कि ये बात हुई है, इनको पकड़ें, इनके ऊपर पर्चा दिलाएं। एक कॉमन आदमी ने उसके खिलाफ, इन्होंने भी दरखास्त दी, पीटीआई ने भी दरखास्त दी, एक कॉमन आदमी के दरखास्त के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। इसमें क्या गलती हुई है? क्या ये जो मुल्क है बनाना रिपब्लिक है कि आप एक गलत काम करें तो आप समझते हैं क्या आपको बुला के कोई इनाम दे? भाई पर्चा हुआ है, उन्होंने पर्चा किया है, आपने अगर नहीं किया आप जाके अपने आप को डिफेंड करें। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें अदारे किधर आ गए? फेडरल गवर्नमेंट किधर आ गई? उधर तो इनकी हुकूमत है। देखें जो पीटी वाले हैं ना, वो नहीं है, वो अक्लमंद लोग हैं। अगर इनके ऊपर पर्चा ना होता तो मेरे ख्याल में आधा कराची इनके खिलाफ हो जाता, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इन्होंने बाबे कायदे आजम की मिजार की बेहुरमती कराई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऐसी अब खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि आईजी सिंध को अगवा कर लिया गया, और अगर उनको अगवा कर लिया गया तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो अपने आईजी साहब के अगवा का मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई दरखास्त देनी चाहिए। इसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईजी खुद को नहीं देता कि मैं अगवा हुआ, वो जाके अपने चीफ मिनिस्टर को बताया कि जी मैं अगवा हुआ। खुदा का खौफ करें। एक लाज है, एक आदमी क्राइम करता है यार। देखो अगर किसी से ये पूछोगे तो आप माल लूट के बाहर ले गए हैं तो वो उजल से शुरू कर देते हैं, वो अदारों को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। एक आदमी गलत काम करता है, उसके ऊपर पर्चा होता है, वो कहता है जी ये अदारों ने कराया। ये नारे किसने लगवाए हैं? उससे अदारों ने लगवाए हैं। आप साथ नहीं थे, मीडिया ने दिखाया, अदारों को तो पता ही नहीं। तो इसलिए सर मैं जो आपको गुजारिश कर रहा हूँ, ये गेम जो है, लेट अस नॉट डिस्टेबलाइज दिस कंट्री। खुदा का वास्ता है, जो मीडिया भी है, आप दिखाएं। कल को एक आदमी कत्ल करता है तो उसके खिलाफ पर्चा होता है तो कहेंगे जी इदारों ने कराया है। क्या उसने ये गलत काम किया है या नहीं? उन्होंने नारे नहीं लगाए तो अदारों ने पर्चा कराया। शाह साहब 200 और लोग भी इसमें नामजद हुए इस FIR में। कैप्टन सफदर के साथ मरियम नवाज साहिबा का नाम था। वो मरियम साहिबा कहती हैं हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। क्या उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? उनको भी पकड़ना चाहिए। ये पुलिस जो है वो नहीं पकड़ रही, उसको भी पकड़ना चाहिए। 200 बंदे के ऊपर पर्चा हुआ है, जितने आदमी उस फोटो में है ना उन सबको पकड़ना चाहिए। अगर 18th अमेंडमेंट ना होती ना, अगर इंटीरियर मिनिस्टर मैं होता और मैं फिर बताता जो थे दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट नारा, सबको पकड़ना चाहिए। आप मरियम का कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो देख रहे हैं ना आप वीडियो के ऊपर जी, वो नारे लगा रहे हैं, जो उनके साथ नारे लगा रहे हैं उन सबको पकड़ना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो मुल्की सलामती के इदारों फौज के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की है, जो स्पीच की है, क्या उस हवाले से आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती या करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए और करें ना ये प्रोग्राम। मीडिया ही तो ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी गवर्नमेंट के खिलाफ इस किस्म की चीजें फैला रहे हैं ना, तो आप मीडिया जो कंस्ट्रक्टिव काम करे। कंस्ट्रक्टिव काम ये है कि जो गलत काम करता है उसको गलत। आखिरी सवाल वज़ीर दाखिला साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी थी, और अब जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह नून लीग को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे नून लीग पर पाबंदी के लिए? ये बिलावल साहब को कहना जाके कि बिलावल साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो उनके नाने ने किया है वो उनके साथ मिलकर तकरीरें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह देखिएगा आने वाले दिनों में क्या बनता है। अल्लाह खैर करे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स सर। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर रिटायर्ड इजाज़ शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह खैर करे। जिस तरह उन्होंने कहा है, मैं भी यही दुआ करता हूँ, हम सबको दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला इस वतन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हिफाजत में रखे, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल की जा रही है, वो बड़े अफसोसनाक हैं। असद खरल साहब, यकीन करें मैं इतना दुखी हूँ। आज सारा दिन मेरा इस कर्ब में गुजरा, मैं वो मनाजिर देख देख कर कि अब ये बात यहाँ तक आ गई है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप तो इस चीज़ पर लड़ते रहे कि जी वो जो उनके मज़ार के अहाते के बाहर जो पूरा ग्राउंड है उसके बाहर भी कोई तजावुज़ात नहीं होने चाहिए। ये तो मज़ार के अंदर
उन्होंने पहले जंगला फलांगा है, जहां पर दुनिया भर के सुदूर आए, पता नहीं कौन कौन आया, जो आता है वहां पर वो गुलदस्ता रखता है और बस कोई मुसलमान है तो फातिहा पढ़कर चला जाता है, बाकी जो है अपने ख्यालात लिखकर चले जाते हैं। हमने आज तक ये मनाजिर देखे। हर साल हम देखते हैं गार्ड्स की तब्दीली पर, या जो भी वज़ीर आज़म बनता है, वज़ीर आला बनता है, वो जाता है, कभी किसी की जरूरत नहीं हुई इस तरह करने की। ये और अजीब व गरीब कि जी वो पहले ये हुआ था, फलां जगह भी नारे लगे थे, भाई कानून मौजूद है उसका हम क्या करें। और इनकी गिरफ्तारी पर जनाब हुर्मत हर एक की हिल जाती है। यानी कैप्टन सफदर की इज्जत है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की कोई इज्जत नहीं। बिल्कुल यही बात है कि बानी पाकिस्तान के हवाले से जो वहाँ पे मज़ार कायद पे जो आपने हुल्लड़बाजी की, जो हंगामा आराई की, जो आपने नारेबाजी की, जो पॉलिटिकल वहाँ पे आपने जो मामला मेला लगाने की कोशिश की, उसमें तो उनकी हुर्मत या तकद्दस की पामाली की बात आप नहीं कर रहे जी। कैप्टन सफदर साहब जिन्होंने वो हुर्मत और तकद्दस पामाल किया, उसके ऊपर कानून अगर अपना रास्ता अपना रहा है या उसने अपने एक्शन किया है तो उसके ऊपर जनाब हुर्मत पे हमला हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप कोई तो कम अज़ कम छोड़ दें। आप इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, आप अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप जो भी आप कर सकते हैं कर रहे हैं, और वो काम जो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। यानी उन इदारों के ऊपर आवाम को आप इस्ताल दिला रहे हैं, आप इदारों के खिलाफ एक आवाम को बगावत के ऊपर उकसा रहे हैं, आप इदारों के हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर शोरश बर्पा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इंतशार और अंदरूनी खलफशार आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो ब्रिगेडियर जायशा साहब बता रहे थे कि अल्लाह खैर करे, मामला ये है कि ये क्या चीज़ हो रही है। ये एक जिस तरीके से होता है, मुस्तरद लोग होते हैं जो एक शिकस्त खुर्दा लोग होते हैं, जो बाहर बैठ के जो अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 का किरदार अदा कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब वो जो पाकिस्तान को जिस नहज पे ले जाना चाह रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि जब मैं अगर पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं हो तो कोई भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना उनके पाकिस्तान के अंदर स्टेक्स है, ना उनकी औलाद पाकिस्तान के अंदर है, ना उनका बिजनेस अंदर है। तो देखिए, और मरियम साहिबा जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनके बारे में हर शख्स मानता है, वेस्ट ने लिखा है कि उन्होंने तो अंग्रेज का बनाया कानून कभी नहीं तोड़ा। उनका कमाल ये था, कभी अंग्रेज का बना कानून भी नहीं तोड़ा और फिर भी एक आज़ाद वतन हासिल कर लिया। आज आप जो वतन उन्होंने हासिल किया बनाया उसके कानून, और ये 1971 का कानून है, ये आज का नहीं है, 1971 का कानून है। और इस कानून के तहत बानी पाकिस्तान के मज़ार का जितना रकबा है उस पर भी ये कानून लागू होता है। 61 एकड़ रकबा ये कुल है, और इसके इर्द गिर्द 71 एकड़ ज़मीन को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अच्छा, इस कानून की शिक 6 के तहत मज़ार कायद के अहाते के अंदर और इसके 10 फुट बाहर तक अवामी मुजाहरे और हर तरह की सियासी सरगर्मी मना है, और ऐसा जुर्म है जिस पर जुर्माने के अलावा जेल की सज़ा भी हो सकती है। कानून की शिक 8 के तहत कोई शख्स ऐसा इकदाम नहीं करेगा जिससे मज़ार का तक़द्दुस पामाल हो। कानून की शिक 9 के तहत मज़ार को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना काबिल ताज़ीर जुर्म है, और इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल जेल और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है। अब ये बड़ा वाज़ेह कानून है, और ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये नहीं हुआ, कि वहाँ पर नारेबाजी नहीं, हुल्लड़बाजी नहीं, और देखिए कहाँ तक ये गए हुए हैं। उसके बावजूद ये दिखा करके जी इमरान खान के उनका कोई जलसा था, वो यहाँ पर आए, लोगों ने नारे लगाए थे, ना तो इमरान खान ने नारे लगवाए थे। अगर वो हुआ था तब भी होना चाहिए था, मैं कहता हूँ FIR होनी चाहिए थी, आज भी हो सकती है, करें, लेकिन उसमें देखें कि क्या ये जो सफदर साहब कह रहे हैं, क्या कोई मुवाजना है उस चीज़ का, कि वहाँ तो घिरे हुए हैं रश में इमरान खान और फंसे हुए हैं, लोगों ने नारे लगे, ये तो वो खुद लगवा रहे हैं आगे जाकर, बाकायदा नारे लगवा रहे हैं। और जिस तरह पामाल किया गया और ये सारी चीज़ें हुई हैं, और मुझे ये बताएं उसामा साहब कि इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए कोई पाकिस्तान का कोई रियासती कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता, यानी ये समझते हैं कि जो भी हम कर लें हमें कोई ना पूछे, हम चोरियाँ करें, हम करप्शन करें, हम 7 बड़े अज़मों तक जायदादें फैला दें, हम बच्चे अपने बाहर रखें, हम अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान से लूट के बाहर ले जाएं, हम बानी पाकिस्तान के मज़ार के तकद्दस को पामाल करें, तो हमारे ऊपर ना मुकदमा हो, ना हमें गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, तो अल्लाह माफ करे कि ऐसा तो बिल्कुल वाइसराय जिस तरह आते थे वो मल्का बरतानिया के सिर्फ अंडर होते थे, यहाँ आके उनकी शहनशाहियत होती थी। वो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं अदालतें कौन सी जो कह रही हैं, इश्तिहार छप रहे हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अदालतों को मानता ही नहीं। नैब इस मुल्क का इदारा है, वो कहते हैं मैं उसको नहीं मानता। नैब क्या, पार्लियामेंट, वो कहते हैं पार्लियामेंट तो वो है जो मैं कहूँ, पार्लियामेंट जिसका मैं हिस्सा हूँगा वो होती है पार्लियामेंट, बाकी तो वो कह रहे हैं ये तो पार्लियामेंट ही नहीं है। जमहूरियत वो कहते हैं है ही नहीं। वज़ीर आज़म इस मुल्क का, वो कहते हैं है ही नहीं, वो भी जाली है। तो इदारे हैं वो उनको भी नहीं मानते, वो तो सिपा सलार को नहीं मानते, वो उन पर हमले करें। मुझे कोई एक इदारा बता दे
एक इदारा बता दें कि अब वो वहाँ पर वाइसराय साहब हैं, वो कहते हैं जी पुलिस मुझे ज़ाती मेरी मुलाजिम है तो ठीक है, जजेस बिल्कुल मेरे फ़ोनों पर फैसले करें तो ठीक है। ये वो तर्ज अमल है कि वो समझते हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहाँ का कानून? और देखें उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं, सबके सामने वीडियोस मौजूद हैं, कोई कुछ कर सकता है? इसके बाद क्या सोच जाएगी, क्या नजर? और ये साबित नहीं करता कि इन्होंने पहले भी कानून तोड़े हैं, इन्होंने लूटमार की है और उनको पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद साबित करता है इनके पास जवाब होते हैं, इनके पास जवाब होते हैं, दिन दिहाड़े तौहीन करके कानून तोड़ के, और उसके बाद भी देखिए ये जवाब तराश लेते हैं। इसी वजह से उनको शय मिलती रही है। अगर जब ये जस्टिस क़य्यूम और राशिद अजीज को जब फ़ोन करके फैसले लिखवा रहे थे उस वक्त भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता तो आज इनकी शय ना बढ़ती। अब मामला तो बदकिस्मती ये है कि उस वक्त भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब इनके ऊपर केसेस बने, आपने देखा कि जब इनकी हुकूमत नहीं थी उस वक्त तक इन्होंने फेस किया, जो इनकी हुकूमत आई इन्होंने सारे वो केस खत्म करा रहे। फिर टेक्निकल जस्टिस भी इनको मिलता रहा, फिर टाइम बार्ड केस उसके होने के बावजूद इनकी अपीलें सुनी गई, इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट दिया गया। फिर जिस तरह से इनको जिस तरीके से इनको सियासत में और हुकूमत में लाया गया, आप 80 से दहाई से शुरू हो जाए, जिस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर इन्होंने जुनेजो जो वज़ीर आज़म उनकी पीठ में छुरा किसने घोंपा था? अच्छा, इजाज़ुल हक साहब हमारे साथ हैं, मिलियन रुपए इजाज़ुल हक साहब सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया हमारे साथ हैं। इजाज़ुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं, किस तरह के जज्बात हैं ये जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ जिस तरह से हुआ है, और उसके बाद मरियम साहब कहती हैं जी अब ये साबित नहीं अभी हो रहा, वो कह रही हमारा दरवाज़ा तोड़ा गया। उनके दरवाजे की हुर्मत जिस होटल में ठहरी थी वो है, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ये जो चार दीवारी बनी है इसकी नहीं है, जिसको फलांग कर गए, जिसकी जरूरत कभी नहीं हुई किसी बड़े से बड़े सरबराह मुमलिकत को नहीं कि वो ये काम करे, तो उसकी हुर्मत है। कैप्टन सफदर के बारे में कहा जा रहा है कि जी ये मौलाना साहब कह रहे हैं ये इनकी गिरफ्तारी हमारी हुर्मत पर हमला है। कायद आज़म की कोई हुर्मत नहीं इस मुल्क में रही। जी जी इजाज़ुल हक साहब, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने ये बात की। सिर्फ मेरे ही जज्बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के जज्बात हैं ये। बाबा कौम की इज़्ज़त हर किसी के दिल में है, और आपको मालूम है कि आज तक जितने भी सरबराह हों या आम आदमी भी वहाँ पर जाए तो बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ जाता है। अगर हम वहाँ जलसा भी करें तो मज़ार के बाद कई मरतबा हमने IGI के प्लेटफॉर्म से और वैसे भी तहरीकें चलाई हैं, कायद आज़म के मज़ार पे जलसे किए हैं, लेकिन कभी किसी की ऐसा नहीं देखा कि जिस तरह का आज वहाँ पर शो हो रहा था। ये तो लग रहा था कि कोई हमला करने गए हैं वहाँ पर, और लोगों के जज्बात बहुत इस वक्त इश्तिहाल में है, और लोग बड़े परेशान हैं कि ये किस किस्म के इसको लेकर चल रहे हैं, क्या उनके इरादे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे बाबा कौम के मज़ार पे इस किस्म की हरकत करना और वहाँ पर खड़े होकर नारे लगवाना और फिर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना और फिर वहाँ अंदर मज़ार के खड़े होकर एक किस्म की उसकी बेहरमती की गई है, मैं समझता हूँ। तो क्या अब जिस तरह तो ज़मानत उनकी हो गई, इसका मतलब क्या है? खुदा न खास्ता मुझे कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तासुर से जा रहा है कि अब आज के बाद इसकी छूट होगी हर किसी को फिर, कि जो भी जाकर ये इस तरह जंगला फलांग सकता है, नारे लगवा सकता है, वहाँ जाकर अपने कारकुनों इकट्ठा करके ये हरकत कर सकता है। क्योंकि पहले तो ये मामला भी हाल ही में फ़ौज से शुरू हुआ कि फ़ौज की यहाँ इज़्ज़त नहीं है, उनके ख़िलाफ़ बोलते रहो, शौदा के ख़िलाफ़, उनके लवाहिकीन के ख़िलाफ़, उनको डिवाइड करने की कोशिश करते रहो। नहीं जी, फ़लाँ की तो हम इज़्ज़त करते हैं, इसकी नहीं करते, उसके सरबराह की नहीं करते। यहाँ से मामला शुरू हुआ है चंद दिन पहले और आज कायद आज़म के मज़ार तक पहुँच गया। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। मैंने आपको बताया ना कि जिस किस्म की ये हरकतें हो रही हैं, डेस्परेशन है, ये एक मायूसी है, ये एक शिकस्त है जिसको ये समझ रहे हैं अपने आगे आई हुई है, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब कभी तकरीरें करके अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जो इनको लेकर आए, जिन्होंने इनकी परवरिश की, जिन्होंने इनको इक़्तिदार में एक मरतबा नहीं 3 मरतबा लेकर आए, और तीनों मरतबा, ये मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ कि तीनों मरतबा ये जिस तरीके से आए हैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन के, कई मरतबा तो वज़ीर आला ही बने, हर मरतबा ये अफवाज पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, उनसे मिलकर, उनको तसल्लियाँ देकर, उनके अपना एतमाद ज़ाहिर कर
करके उनको लेकर आए हैं। और फिर अब ये जो पिछले दिनों जो तकरीर हुई, जो गुजरांवाला में दिखाया गया, ये किसी को यकीन नहीं आता कि ये मुझे वो मेमोरी मेरी बैकवर्ड जाती है कि एक लाहौर में जब वज़ीर आज़म बनने वाले थे, तकरीर हुई थी, सैफमा वालों ने करवाई थी, तो वहाँ पर कुछ हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट वगैरह को बुलाया हुआ था, तो वहाँ पर जो तकरीर की थी मुझे उस वक्त बड़ा दुख हुआ था। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उस तकरीर के पीछे कोई बात थी, जब इन्होंने कहा कि भाई ये लकीर जो है ये हमारे और तुम्हारे दरमियान एक इस तरह खींच दी गई है, यानी दो कौमी नज़रिए को फारग कर दिया गया। और वहाँ पर यह कहा गया कि आप भी आलू शोरबा खाते हैं, हम भी आलू शोरबा खाते हैं, वही ज़ुबान आप बोलते हैं वही हम बोलते हैं, वही कल्चर तुम्हारा वही कल्चर हमारा। तो जो हमारे लाखों पाकिस्तानियों ने अपनी जानें दी और हमारी माओं और बहनों को जो वहाँ पर उनकी इज़्ज़तें लूटी गई और जिस तरह बच्चों को उछाल कर नेज़ों के ऊपर डाला गया, ये तो बहुत सेकंड जनरेशन हमारी अभी ये देख रही है सारा कुछ। तो अगर इस किस्म की बातें की जाएंगी और इस किस्म की हरकतें की जाएंगी, इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उसमें अगर एक ऐसा शख्स जो कि मतलब कि एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा है, वो उसका हिस्सा बन जाए, मुझे ये बताएं कि आपके ख़िलाफ़ क्या किया अफवाज पाकिस्तान ने? कोई मुझे तो समझ नहीं आई कि क्यों इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। और आप देख लें कि अब बाकी जमातों ने अपना डिस्टेंस कर लिया इनसे। कल कराची में तकरीर नहीं होने दी गई, बहुत जोर लगाया उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं करने देनी। और बिलावल भुट्टो ने आपने देख लिया कि उसको कंडेम किया कि हम अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। उसको पता है कि कश्मीर के अंदर कैसी रियासती दहशतगर्दी हो रही है, उसे पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हो रहा है, उसे पता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर भी हमारा महफूज नहीं है, उसे पता है कि मुझे ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। एजाजुल हक साहब, आप बता रहे थे कि ये मियां नवाज शरीफ को तकरीर फिर पीपल्स पार्टी ने नहीं करनी दी। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने एक और कहानी सुनाई है उन्होंने एक चैनल पर कि कहीं से फ़ोन आया और उसके बाद जनाब मियां नवाज शरीफ ने तकरीर नहीं की। तो ये अब भी कोई डील शील का चक्कर है, अब ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो दे दो वरना हमले करेंगे तुम पर। देखिए, ये तो मामला चलते रहते हैं NRO के लिए, कोशिशें ये लोग, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा एक ट्रंप का पता चला है कि इनको आगे लगाकर और इनसे बातें करवा कर ख़ुद वो खामोशी से पीछे हो गए हैं। उन्होंने कंडेम भी कर दिया है जो गुजरांवाला में तकरीर हुई थी और वहाँ कराची में करने भी नहीं दी। और सही बात है ये कि लाजमी बात है कॉल गई हो कि देखें अगर इस किस्म की गुफ्तगू अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, ये नहीं होता कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा भला कह रहे हैं तो एक स्पाई को नहीं पड़ रही। वो गाली अगर एक स्पाई को देते हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पड़ती है। अगर उसे बुरा भला कह रहे हैं तो पूरी 6 लाख फ़ौज को आप ये बात करें। ये गलत फहमी है इन लोगों की जो ये समझते हैं कि हम शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं, हम उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनकी ये कोशिश थी कि तर्जमान जो फ़ौज के हैं उनको उलझा दिया जाए, वो हमारी बातों की जवाब दे दें, क्योंकि और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो आपने कराची के हालात तो देखे हुए हैं बहुत करीब से। वहाँ पर यही हुआ था कि तूल दिया गया जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की गुफ्तगू को। आपको मालूम है कि कितना उन्होंने खींचा, इसको कई सालों तक खींचते रहे और आखिर में भी ये हुआ कि जब उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली DG रेंजर्स के ख़िलाफ़ और बाकी मामला, तो फिर उन एक ऑपरेशन करना पड़ा। और आज किधर है अल्ताफ़ हुसैन साहब? तो मियां नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह गए, यार आपने कोई सबक ही नहीं सीखा इससे। अच्छा, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो कि वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान का नैरेटिव ही नहीं है। अच्छा, कौन है पाकिस्तान में? तो ये 2-4 जज्बाती लोग आपके साथ होंगे, 22 करोड़ अवाम इसको पसंद नहीं करते। अच्छा, जिस तरह एजाजुल हक साहब आपने देखा गुजरांवाला जब नवाज शरीफ साहब की इदारों के खिलाफ तकरीर हुई तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया, वो लोग भी इसके साथ नहीं जिस तरह आपने कहा। अच्छा, थोड़ा सा को हमें माजी के बारे में अवाम को बताएंगे, जब नवाज शरीफ साहब बाहर खड़े होते थे आपके वारद जनरल एजाजुल हक साहब की एक शक्ल और झलक देखने के लिए कितने कितने मिनट और घंटे बाहर इंतज़ार कर रहे होते थे। और उसके बाद फिर तोता चश्मी जब ये इक़्तिदार में आया उसके बाद आपने ये भी इनका दूसरा रूप भी देखा।
तो थोड़ा सा एलेबोरेट तो करें आवाम को, इनके असल चेहरा तो पता चले कि ये किस तरह के ये लोग हैं किरदार के। जी देखिए, इन्होंने जनरल साहब के साथ अच्छा वक्त गुजारा, उन्होंने भी शफकत की इन पे। कई मरतबा ऐसा मौका आया था कि इनकी सियासत ख़त्म हो जाती। 1986 में आप देख लें, पीर साहब पगाड़ा ने जब इनके ख़िलाफ़ मूव की तो चौधरी उस वक्त तमाम इनकी बोरी में से दाने गिरने शुरू हो गए थे, तो जनरल साहब को जाना पड़ा, वहाँ एड्रेस करना पड़ा, कहना पड़ा कि मैंने इनकी बोरी सी दी है। फिर उन्होंने कहा कि इसका किला बड़ा मजबूत है। यानी देखे ना क्या क्या हर कदम पे इसको उंगली पकड़कर चलाना, कहीं इसने अगर ठोकर खा लेनी तो इसको आगे लेकर जाना, इसको उठाना, संभालना और फिर आगे लेकर चलना। फिर उसके बाद जब यहाँ तक बात पहुँच गई कि जब वो बिल्कुल तहरीक एंड पे पहुँच चुकी थी और मेरे ख्याल में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती, और आखिरी मोमेंट पे फिर इनके मेंटर थे जो जनरल साहब के बड़े करीबी थे, मेरे मामूद डॉक्टर बिशारत साहब, उन्होंने आके फिर वो पीर पगाड़ा की जो बोरी में से दाने गिराने शुरू किए थे उसको सी दिया जनरल साहब ने, और फिर अपनी उम्र भी इनको लगा दी। अब आप देख लें कि उसके बाद 1999 तक तो ये बड़े फ़ौज के साथ रहे और 3 मरतबा जब वज़ीर आज़म बने, मैं आपको दिन गिन के बता सकता हूँ कि कितनी दफ़ा इनकी मुलाकातें हुई और किस तरह से इनको अपोजिशन से उठाकर फिर इक़्तिदार में लाया गया, फिर इनको निकाला गया, फिर इनको लाया गया। और अभी भी जैसा कि मैंने पहले अपनी 4 अक्टूबर की तकरीर में बताया था कि मुतअद्दिद मरतबा NRO लेने के लिए ये चक्कर काट रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इतने चक्कर काटे कि मैं आपका गिनना शुरू कर दूं तो 6 मरतबा का तो मैं गवाऊँ। कौन सा इनका MNA वहाँ जाकर नहीं बैठता। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DG ISI की बात नहीं कर रहा मैं उनके कुछ अजीज़ हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये वहाँ जाकर बैठे रहते हैं इनके MNA भी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मरियम ने भी बड़ी कोशिश की कि इनकी डील हो जाए। अब मैं वो मीटिंग्स नहीं बताना चाहता कि किसके थ्रू और कैसे वो मीटिंग्स हुई, तो इसके बावजूद आप इतने डेस्परेट हो गए, इतने मायूस हो गए हैं, इतने शिकस्त खुर्दा हो गए हैं कि आपने वो नैरेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि दुश्मन की ज़रूरत नहीं हुई। आज तक आपने सुना है किसी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कि खड़े होकर चैलेंज करके बात की हो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में या पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के बारे में। और वो बातें कर रहे हैं कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आपने निकाला। जनाब, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि जिस तरह से आपको बाहर भेजा गया वो भी एक आपका NRO था, वो भी डील थी। उसके बारे में भी कौम को आप बताएं कि क्या क्या बातें हुई थी जाने से पहले, वरना फिर मजबूरन हमें बताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि बात उस हद तक जाए। अगर आप आज भी इस बात पर माजरत कर लें कि ये आपको गलतफहमी हो गई थी जो आपने बातें की, तो मैं समझता हूँ कौम शायद माफ़ कर दे। वरना ये कौम अपने दिफा के ख़िलाफ़, अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ चाहे किसी हद तक भी चले जाएं, ये कभी भी मैं समझता हूँ इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। देखें कितने लोगों की जाने जा रही हैं। बलूचिस्तान में आपने उस दिन देखा जिस दिन ये तकरीर हो रही थी, इतने शायाना शान कोशिश करें तकरीर करने की, वहाँ हमारी 21 लाशें जो थी शहीद हुए थे हमारे अफवाज पाकिस्तान के, जब LEDs वहाँ पे रखी गई थी। आज भी वज़ीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जारी है, शहीद आ रहे हैं वहाँ से, कप्तान, लेफ्टिनेंट। यानी कि इसके बावजूद आपने बिल्कुल देखा ही नहीं कि आप पाकिस्तान किस नहज से गुजर रहा है। फिर ये जो बात है कि इस वक्त फ़िरका वारियत को फैलाने के लिए 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर, जिसके बारे में अफवाज पाकिस्तान कह चुकी है, उलमा को आपस में लड़वाने के लिए, मुल्क को तकसीम करने के लिए, आखिरी अरबा क्या है इनको? 2 ही चीज़ें हैं, या फ़िरका वारियत करवा दें या अफवाज के अंदर एक डिसेंशन जो है वो करवा दें। तो अगर आप उसका एहलकार बनेंगे तो ये कौम तो आपका साथ नहीं देगी। मैं ये आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ। तो इसी वजह से इजाज़ुल हक साहब ये इलेक्शन का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब बरह रास्त, और भी चीज़ों का, महंगाई और वो सब कुछ आपने सही कहा, तो ये क्या हुआ? पहले तो इन्होंने एक्सटेंशन के लिए खुद वोट दिया, सबको कहा कि सबने वोट देना है जनरल बाजवा साहब को, और उसके बाद अब उनको फिर टारगेट कर रहे हैं। ये क्या है? उसके दरमियान ये हो क्या गया? इसका कोई जवाब भी नहीं देते। वो कहते नहीं जी ये इदारों और किरदारों का फ़र्क है और ये बात, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं कि फिर वोट क्यों दिया। आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम पता नहीं कहाँ से पुराने उठा के ला रहे। देखिए बात सुने, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती रही।
अफवाज पाकिस्तान को किसने बुलाया जी कि इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी फराहम करें? मैंने तो नहीं बुलाया, मैं तो इलेक्शन हार गया। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे किसी ISI के बंदे ने हरवाया। मैंने कहा चलो हम इलेक्शन जीतते भी रहते हैं, आप हारते भी रहते हैं। मेरे हल्के में तो मैंने तो ये इल्ज़ाम लगाना था कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब आप 5 सीटें जीत गए मेरे हल्के से। क्या भावलनगर में क्या वो जनरल फैज़ ने जितवाई आपको? मुझे मेरे सवाल का तो जवाब मुझे मिल नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो आपको हरवाया गया। फिर सिंपल सी बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ये इलेक्शन आपको हरवाया गया, आप इन असम्बलियों में बैठ कर क्या कर रहे हैं? 84 सीट से आप इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाएँ, बाई इलेक्शन होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब वहाँ बैठते भी हैं। ये देख पीपल्स पार्टी को अब समझ आ गई है कराची में, वरना इनकी भी हुकूमत जानी चाहिए। गवर्नर्स रूल लगने में कोई देर तो नहीं लगती। ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी लगा था, जब हम इनके साथ जाकर खड़े हो गए थे, पूरी काफ लीग मेरे से नाराज़ हो गई थी। मैं जाकर मिला, मैंने कहा ये गलत इक़दाम हुआ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दाम हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर रिस्टोर करना पड़ गया उनको। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको मैं समझता हूँ कि अच्छा अब इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आपका ख्याल है कि छोड़ेगी सिंध की हुकूमत? जितने मर्जी आप इनसे बातें कर लें, जितनी मर्जी आप इनके खिलाफ तनकीद कर लें, जो मर्जी, हुकूमत नहीं छोड़नी इन्होंने, इसी तरह असेंबली नहीं छोड़नी। और आज अगर मियाँ नवाज शरीफ कहें अपने लोगों को इस्तीफ़ा दे के बाहर आओ, आप यकीन करें अगर 20% से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया, आप मुझे कह देना। यही PTI के साथ हुआ था, जब इमरान खान ने कहा कि इस्तीफ़े देकर आए, वो कान में जाकर कहते थे यार कि मेहरबानी करो हमारे साथ, और एवरीबडी वांटेड टू, सब बैठना चाहते थे असेंबली के अंदर। और असेंबली के अंदर तो आपने अपोजिशन की नहीं, यही पीपल्स पार्टी थी, यही PMLN थी। क्या असेंबली में 2.5 साल की आपकी कारकर्दगी मुझे बताए ना, स्वाय चंद एक बजट की तकरीर में वो कागज़ फाड़ने के अलावा आपने कौन सी ऐसी बात की है, कौन सी गुर्बत की बात की है, कौन सी महंगाई की बात की है, कौन सी आपने गैस लोड शेडिंग की बात की है, या तेल की कीमतों में, या ऑयल की कीमतों में, जो गरीब को आज 200 रुपये का एक अंडे मिल रहे हैं 1 दर्जन, तो वो किस तरह से आपने वहाँ पे क्या गुफ्तगू की आपने? और फिर आज देखें, मैं सबसे बड़ी बात तो जो करना चाहता हूँ वो ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जेल में बैठे हुए हैं और मतलब नैब की कस्टडी में है। PMLN ने सिर्फ पहले दिन उनके बारे में बात करने के, कोई मुझे दिखा दें तकरीर मरीम नवाज़ की या नवाज शरीफ की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई के साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे भतीजे के साथ ज़्यादती हो रही है। वो जेल में सड़ रहे हैं, साल 1.5 साल हो गया, और ये खुशी खुशी लीडर बनने के चक्कर में कि चलो जी ये भी हमारे रास्ते से अपने ही लोगों को डंप करे जा रहे हैं। ये सियासत है। ये फ्यूचर नवाज शरीफ साहब का इस बयानिए के साथ आप क्या देख रहे हैं? इस बयानिए यही सवाल होगा कि क्या फिर मुस्तकबिल है मियां नवाज शरीफ साहब का इस बयानी के साथ, और उनके तलबी के इश्तिहारात भी अब छप गए हैं। इस पर इजाजुल हक साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ की तलबी के लिए हुकूमत की जानिब से अखबारात में इश्तिहारात शाया करवा दिए गए हैं, और ये हुकूमत अदालत की तरफ से था, और इश्तिहारात में ये नज़र आ रहा है कि उनको सज़ाएँ हुई, उनको दोनों मुकदमात में कैद की सज़ा भी हुई, जुर्माने भी हुए, फिर 24 नवंबर को अदालत में वो पेश हों, ये इश्तिहारात में कहा जा रहा है। इजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। इजाजुल हक साहब, जो असद खरल साहब ने ब्रेक से पहले सवाल किया कि ये जो बातें कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो बयानियाँ बना रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, उसमें, और ये जिस तरह से अब इश्तिहारात भी छप गए हैं उनकी तलबी के, अदालत में केसेस भी चल रहे हैं, इसको देखते हुए आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है मियां नवाज शरीफ का आपको? देखिए, उन्हें तो मालूम है कि उनकी अपनी सियासत तो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आने मतलब अब अपनी पॉलिटिक्स कर सकते। उनको यही मालूम है कि 2023 तक जो है वो मरियम भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, उसके बाद वो आएंगी मैदान में। तो ये डेस्परेशन है। देखिए, इनको बहुत मरतबा इनकी हुकूमतें ख़त्म हुई, फिर इनको लाया गया, कभी फ़ौज ने, कभी अदलिया ने। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा, एक वो कहते हैं कि अलमिया है, मैं कहता हूँ इसको, कि जब 2007 में NRO हुआ, वही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया था मेरे नज़दीक। लेकिन अब ये है कि देखें, एक केस था पाकिस्तान की तारीख में जो ओपन और शट केस था, जिसके गवाह भी मौजूद थे, जिसके सब थे, और टाइम बार होने के बावजूद उसको खोला गया। हुदैबिया की मैं बात कर रहा हूँ, हुदैबिया का। इससे ज़्यादा केस पाकिस्तान की तारीख में और क्लियर कट केस नहीं आ सकता
जिसमें गवाह भी मौजूद थे, एविडेंस भी था, 164 का बयान भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने उसको खोलकर इनको एक फ्री हैंड दिया गया, इनको मतलब केस को ही बंद कर दिया गया। तो ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि अदलिया को इन्होंने बड़े अच्छे तरीक़ों से, जस्टिस क़य्यूम को देख लें, बाकी मामला देख लें, इस्तेमाल करते सुप्रीम कोर्ट पर हमला देख लें इनका, उसके बावजूद इनको फिर भी सपोर्ट मिलती रही। अब ये बयानिया तो पहली दफ़ा आया पाकिस्तान की तारीख में, आज तक कभी किसी ने इस किस्म की बात नहीं की कि आप अपनी फ़ौज के और अदारों के ख़िलाफ़ जो है इस किस्म का बयानिया बना लें। ये बयानिया मोहतरम मेरे दोस्त चकजई का तो हो सकता है, जो आजकल बड़े करीब है नवाज शरीफ साहब के, थोड़ा बहुत मौलाना फजल रहमान का भी हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी असम्बली से बाहर बड़ी उनको तकलीफ़ होती है, बड़ी मुश्किल से गुज़रते हैं। लेकिन मैं इन तमाम सियासतदानों से ये कहूँगा कि आप अपने बयानिए को पाकिस्तान का बयानिया बनाएं, हमारे दुश्मनों का बयानिया ना बनाएं अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो। लेकिन इस बयानिए को अगर इधर ही रखा जहाँ पर ये बयानिया है, तो आप कोई बड़े तीसमार खान नहीं बन जाएंगे, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। जो तीसमार खान बना हुआ था लंदन में, आज उसकी आवाज़ भी किसी के कानों तक नहीं पहुंचती, कल को यही आपके साथ भी होगा। अच्छा, अगर आपने अपने बयानिया को अच्छा इजाजुल हक साहब, जिस तरह का ये बयानिया मरियम साहबा का, नवाज शरीफ साहब का और उनके ऊपर ताहा हयात नाहली भी सियासत में है, तो अब नून लीग की जो सफ़ों में आपकी भी मुलाकातें हैं, पुराने तलकात भी आपके लोगों से, मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंटेरियन की नून लीग वो इस बयानिए से मुतफिक नहीं है। क्या आप इन माइनस शरीफ फैमिली कोई मुस्लिम लीग इकट्ठी आपस में मुस्लिम लीगों का इकट्ठे होना देख रहे हैं? क्योंकि ये तो क़यादत का एक शदीद फुकदान हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग मेजॉरिटी इनके साथ नहीं दे रही इस बयाने की वजह से। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बुनियाद रखने से लेकर, PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नवाज़ लीग बनाने से लेकर, यानी कि मैं इस जमात का हिस्सा रहा हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसके अंदर बड़े काबिल लोग भी हैं, इसके अंदर बड़े मुहिब वतन लोग भी हैं, इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो नवाज शरीफ के बयानिया के साथ नहीं खड़े हुए, वो मजबूरन साथ दे रहे हैं। ना ही वो ये पसंद करते हैं कि मरीम नवाज़ एक लीडर बनकर सामने आए। ये मुझे मालूम है कि मेरी उनसे सबसे बातें हुई हुई हैं इस बारे में। शहबाज शरीफ साहब को ना मियाँ नवाज शरीफ ने आने दिया। ये किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम करेंगे तो माजी में बताएंगे कि कितनी मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर ख़ुद आ जाएं, लेकिन उनकी टांगें खींच दी गई। ना मरीम चाहती हैं, देख लेना बेचारे वो जेल में पड़े हुए हैं या नैब की कस्टडी में, कहीं उनका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा मुस्लिम लीग के अंदर। तो ये लोग जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनके मेजॉरिटी, देखिए हमारे 18 तारीख के प्रोग्राम में उनके 2 साबिक MPA वो तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने तकरीर भी की वहाँ पर, और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि इस बयानिया के साथ अब नहीं है। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। पहले इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देंगे। चंद एक ऐसे लोग हैं जिनका जीना मरना इनके साथ है, उनको पता है अगर हम इनके साथ हैं तो हमें वोट शायद पड़ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो हमें तो काउंसलर भी नहीं बन सकते हम, तो वो फिर लटकते रहेंगे उस रस्सी के साथ, लटकते रहें। मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई कामयाबी नहीं है अगर आप इस किस्म का बयानिया लेकर आगे चलना चाहेंगे या सियासत में जाना चाहेंगे। इजाजुल हक साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि सारा जोर जो लगाया जा रहा है PDM ये सब कुछ सेनेट इलेक्शन के लिए है कि उससे पहले कुछ कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिल जाएगी, और फिर सदारती निज़ाम की भी कहीं बातें हो रही हैं कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। आप कुछ देख रहे हैं ऐसा? देखिए, ये जो आपने बात की है ना सेनेट के इलेक्शंस की, लाजमी बात है कि ये सब जोर लगा रहे हैं। हर जमात 1999 में जब सेनेट के इलेक्शंस होने थे उसके पहले ही हुकूमत ख़त्म हो गई, उसकी भी यही वजह थी कि ये चाह रहे थे कि 2 तिहाई अक्सरियत इनको सेनेट में भी मिल जाए, नेशनल असम्बली में इनके पास थी, और फिर मैं मतलब वो अमीरुल मोमिनीन की जो आपने बात सुनी थी वो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हुकूमत ख़त्म हो गई। मार्च में अभी बड़ा टाइम है, अभी तो ये अभी हम अक्टूबर में जा रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च आएगा। जब मार्च आएगा तो पता नहीं हालात किस किस्म के होंगे उस वक्त तक। कोशिश इनकी यही है कि ये मौजूदा हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन से पहले ख़त्म करने की कोशिश करें और उनकी जो है वहाँ सेनेट के अंदर मेजॉरिटी ना आए। लेकिन क्या वो कामयाबी होगी या नहीं होगी, इसका मुझे
अभी इल्म नहीं है, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन लाजमी बात है एज ऑपोजिशन की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से सिस्टम को। दूसरी जो आपने बात की है, मैं इस बात पे आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जिस बात पे जहांगीर करामत साहब को बहाना बना के निकाला गया, मैंने 90s में कहा था ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। 58(2)B जब ख़त्म हुई थी तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि ये गलत कर रहे हैं, अब हम मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे। तो मुझे बुलाकर और मुझसे नाराज़गी का इजहार किया गया था, और फिर 1999 में वही हुआ जो होना था। ये तो अब हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि पिछली 2 टर्म्स जो हैं वो फ़ौज पाकिस्तान ने 2002 से लेकर और 2018 तक 5-5 साल इनको दे दिए। चाहे इनकी हुकूमतें बीच में वज़राए आज़म ख़त्म होते रहे, लेकिन हुकूमत इनकी फिर भी चलती रही। ये सिस्टम जो है, मौजूदा सिस्टम, ये आप इमरान खान से पूछ लें, नवाज शरीफ से पूछ लें, किसी से पूछ लें, ये नहीं चल सकता। वो इसलिए नहीं चल सकता कि इस सिस्टम को हमने इदारों को तो हमने बनने नहीं दिया। ये सिस्टम जो है ये इंस्टीट्यूशंस के गिर्द नहीं घूमता, ये शख्सियात के गिर्द घूमता है जो समझती हैं कि अगर हम इस कुर्सी पे बैठे, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मार्शल लॉ हो, वो इदारों को जब आपने पनपने नहीं दिया, और अब इसीलिए मफलूज होकर रह गई हैं सारी हुकूमतें, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा सिस्टम। तो इस पर सबको गौर करना चाहिए तो कि क्या हमें ऐसा सिस्टम लाना चाहिए। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या थी? वही बात है कि जिस तरह आज इमरान खान साहब को अपने टेक्नोक्रेट्स को लाना पड़ा जो कि इलेक्टेड नहीं है, और उनसे हुकूमत चलानी पड़ रही है, और जो नहीं चल रही है हुकूमत। इसी तरह से माजी में भी आपने देखा कि जो एडवाइज़र्स टू प्राइम मिनिस्टर या SAPMs होते हैं उनको लाया जाता है, टेक्नोक्रेट्स को लाया जाता है हुकूमत चलाने के लिए, और असली अच्छे लोगों को टिकट दिया नहीं जाता। क्योंकि जब ये जमातें टिकट देती हैं तो पैसे लेके टिकट देती हैं, ये देखती हैं कि हमें पैसे सबसे ज़्यादा कौन देगा। वो ये नहीं देखते कि इसकी क्या शख्सियत है, क्या ये हुकूमत में आने के बाद फिर जितने पैसे देगा उतनी उसको पोजीशन भी देनी पड़ेगी, और जब वो उस पोजीशन पे आएगा तो वो जब कहेंगे जी सीन लिखो तो वो सीन लिख देगा उर्दू में, तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि फ़ाइल को किस तरह हमने लेकर चलना है। सही। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि ये 18वीं तरमीम वाला मामला जो है उस पर नहीं कोई बात होती? नून लीग लचक दिखाती, पीपल्स पार्टी के लिए अटल है, इसको नहीं हो कुछ किया जा सकता। इमरान खान कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जो इख्तियारात हैं वज़ीर आला के पास हैं। तो बाकी बातें तो फिर बड़ी दूर की, अभी तो यही मामला नहीं हो रहे और नीचे लोकल गवर्नमेंट की तरफ मामला ही नहीं जा रहा। देखिए, लोकल गवर्नमेंट को पनपने नहीं दिया गया। लोकल गवर्नमेंट चलती हैं जब फौजी हुकूमतें होती हैं, वो इसलिए चलती हैं कि उनको अपनी एक बेस चाहिए होती है जो इलेक्टेड होनी चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा कि जितनी तरक्की लोकल गवर्नमेंट्स ने की है वो मतलब फौजी हुकूमतों के तहत की है। ये मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, जमहूरियत की बात करता हूँ, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी ने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया, मुस्लिम लीग ने रोते धोते बल्दियाती इलेक्शन करवाया, PTI अब फंस गई है अदारों को ख़त्म करके, सब आकर इनके साथ बैठना चाह रहे थे, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये वापस कैसे लेकर आएंगे अदारों को? पहले महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हालात को बेहतर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सरबराह मुस्लिम जनाब इजाज़ुल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम देखने का, आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।